हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं दो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनो आयरन रिएजेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है, आयरन ऑर्गेनो कंपाउंड हमारे ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें आपको आयरन और कार्बन के बीच में केमिकल बॉन्ड देखने को मिलता है। अब इसके बाद में यहाँ पर बोला गया कि काफी सारे ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड्स को डेवलप किया जा चुका है। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आयरन कार्बन बॉन्ड को लेकर, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमें आयरन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे ट्रीट करेंगे वाटर, एसिड, अल्कोहल या फिर एल्किल हैलाइड के साथ में। यानी कि अगर हमें ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड में आयरन और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीव करना है या फिर ब्रेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड को ट्रीट करेंगे वाटर, एसिड, अल्कोहल या फिर एल्किल हैलाइड के साथ में। तो इन सभी कंपाउंड के साथ में ट्रीट करने पर क्या होता है, जो ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड के अंदर आयरन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये क्लीव हो जाता है। अब जैसा कि हमने कहा था, हम यहाँ पर बात करेंगे दो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनो आयरन रिएजेंट की, जिसमें हमारा पहला ऑर्गेनो आयरन रिएजेंट है साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन डाइकार्बोनिल, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CpFeCO की ट्वाइस। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन डाइकार्बोनिल को। अब इसके बाद में हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड है, उसका नाम है सोडियम टेट्राकार्बोनिक फेरेट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Na2FeCO की ट्वाइस से। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट को। तो ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड्स हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन कार्बोनिल की, जिसमें हम पहले ये देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके बाद में ये डिफरेंट कंपाउंड के साथ में किस तरीके से रिएक्शन शो करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके प्रिपरेशन को लेकर, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर आयरन टेट्राकार्बोनिल को, जो कि एक सोर्स है आयरन और कार्बोनिल ग्रुप्स का, इसे हम ट्रीट करते हैं 5 मेंबर साइक्लोपेंटाडाइन के साथ में। तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो उसके बाद में ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो यूजुअली आपको टेबल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन होती है आयरन टेट्राकार्बोनिल की विद साइक्लोपेंटाडाइन, जिसके बाद में फॉर्मेशन होता है डाइमेरिक आयरन डाइकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का। अब यहाँ पर आपको ये जो आयरन डाइकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है, ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। उसके बाद में क्या होता है, ये रिएक्ट करता है डिफरेंट कंपाउंड के साथ में, जैसे कि एसिड क्लोराइड्स, एल्किल हैलाइड, एसिड्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गेनो आयरन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करता है। तो अब हम इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल था आयरन टेट्राकार्बोनिल। तो आयरन टेट्राकार्बोनिल को हमने ट्रीट किया साइक्लोपेंटाडाइन के साथ में। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली Cp लिख सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है साइक्लोपेंटाडाइन को। और ये एक 5 मेंबर रिंग है, जिसके अंदर आपको कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। जब ये रिएक्शन करते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखोगे कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना है, वो बना है डाइमेरिक आयरन डाइकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो डाइमेरिक आयरन डाइकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको दो आयरन एटम देखने को मिलेंगे, जो कि एक दूसरे से ब्रिज्ड है। हर आयरन एटम बॉन्डेड होगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के साथ में और कार्बोनिल ग्रुप्स के साथ में। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से करेंगे, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम लिख सकते हैं CpFeCO की ट्वाइस और यहाँ पर 2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस डायमेरिक आयरन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसके बाद में क्या होता है, जब हम इस कॉम्प्लेक्स को ट्रीट करते हैं बेस के साथ में, तो बेस के साथ में ट्रीट करने पर क्या होता है, ये जो डाइमर है ये ब्रेक हो जाता है और फॉर्म करता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो आपको एनायनिक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, CpFeCO के ट्वाइस और ये नेगेटिव। और ये जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये अक्सर आपको पेयर्ड देखने को मिलता है मेटल कैटायन के साथ में। यानी कि जिस बेस के साथ में हमने इसे ट्रीट किया है, उस बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मेटल आयन देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अब यहाँ पर जो आपको मेटल आयन देखने को मिलेगा, वो मिलेगा सोडियम। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो आपको यहाँ पर एनायन देखने को मिल रहा है, इसकी जो नेचर होगी वो न्यूक्लियोफिलिक होगी। यानी कि यहाँ पर कोई भी दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आकर अटैक कर सकता है। तो इसी से रिलेटेड अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, तो ये क्या करेगा, ये डिफरेंट कंपाउंड के साथ में रिएक्शन शो करेगा, जैसे कि एसिड क्लोराइड, एल्किल हैलाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
तो इन सब के साथ में क्या होता है, जो इन सभी कंपाउंड का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो आकर क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें प्रोडक्ट देगा। जैसे कि मान लीजिए अगर ये रिएक्शन करता है एसिड क्लोराइड के साथ में, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगा एसिड आयरन कॉम्प्लेक्स का। अगर ये रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड के साथ में, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगा एल्किल आयरन कॉम्प्लेक्स का। और अगर हम यहाँ पर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो वहां पर फॉर्मेशन होगा आपके पास कार्बोक्सिलेट आयरन कॉम्प्लेक्स का। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स है ये फॉर्मेशन करता है कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गेनो आयरन डेरिवेटिव्स का। अब इसके बाद में जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसको अगर हम रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में देखें, तो यहाँ पर आपको इन सब की रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रही है। तो जैसा कि हमने प्रिपरेशन मेथड के अंदर देखा था, हम लेते हैं आयरन टेट्रा कार्बोनिल को और उसे ट्रीट करते हैं हम साइक्लोपेंटाडाइन के साथ में। अब इसे हाई टेम्परेचर पर हीट किया जा रहा है और उसके बाद में आपके पास फॉर्मेशन होता है इस तरीके के कॉम्प्लेक्स का। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे हम बोलेंगे डाइमेरिक आयरन डाई कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद में क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आगे जाके क्या करेगा, ये आगे जाके बेस के साथ में रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये रिएक्शन कर रहा है बेस के साथ में, और उसके बाद में फॉर्मेशन करता है हमारे पास कुछ इस तरीके की एनायनिक स्पीसीज का। तो यहाँ पर ये जो आपको एनायनिक स्पीसीज देखने को मिल रही है, या फिर आप इसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, ये जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ये आपको पेयर्ड देखने को मिल रहा है सोडियम के साथ में, क्योंकि हमने जिस बेस के साथ में ट्रीट किया है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए यहाँ पर जो मेटल आएगा वो आएगा सोडियम। अब ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना है ये क्या करेगा, ये डिफरेंट कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें इस रिएक्शन के अंदर क्या कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में और फॉर्मेशन कर रहा है कार्बोक्सिलेट आयरन कॉम्प्लेक्स का। इस वाले रिएक्शन में क्या कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है एल्किल हैलाइड के साथ में, जिसके बाद में यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है एल्किल आयरन कॉम्प्लेक्स का। फिर ये वाली जो रिएक्शन है इसके अंदर आपको ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा एसिड क्लोराइड्स के साथ में। तो यहाँ पर जब एसिड क्लोराइड के साथ में ये रिएक्ट करता है तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है एसिल आयरन कॉम्प्लेक्स का। तो आप इन रिएक्शंस को देखकर समझ सकते हो कि कैसे ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड का प्रिपरेशन होता है और उसके बाद में किस तरीके से ये डिफरेंट कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन करता है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गेनो आयरन डेरिवेटिव्स का। तो ये था हमारा पहला ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड जिसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन कार्बोनिल रिएजेंट। अब इसके बाद में आता है हमारा सेकंड रिएजेंट जिसका नाम है सोडियम टेट्रा कार्बोनिल फेरेट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सोडियम टेट्रा कार्बोनिल फेरेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें केमिकल फॉर्मूला की, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2FeCO4। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम टेट्रा कार्बोनिल फेरेट को, जिसका केमिकल फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो सोडियम टेट्रा कार्बोनिल फेरेट है इसका कॉमन नाम है कोलमन्स रिएजेंट, यानी कि जो कोलमन्स रिएजेंट है ये सोडियम टेट्रा कार्बोनिल फेरेट का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ पर से आपको पता लगा कि जो सोडियम टेट्रा कार्बोनिल फेरेट है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस केमिकल फॉर्मूला से, और इसका कॉमन नेम है कोलमन रिएजेंट, और ये एक ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड है जिसमें आपको आयरन और कार्बन के बीच में केमिकल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं इसकी नेचर को लेकर। तो जो कोलमन रिएजेंट है ये एक पावरफुल न्यूक्लियोफिलिक सोर्स है जो कि अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल्स पर, और इसी वजह से क्या होता है ये काफी ज्यादा यूजफुल है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि सोडियम टेट्रा कार्बोनिल फेरेट क्या होता है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम इसके प्रिपरेशन मेथड की। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो सोडियम टेट्रा कार्बोनिल फेरेट है इसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं आयरन पेंटा कार्बोनिल की रिडक्शन से, यानी कि जब हम आयरन पेंटा कार्बोनिल का रिडक्शन करवाएंगे तो उससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं सोडियम टेट्रा कार्बोनिल फेरेट को या फिर कोलमन्स रिएजेंट को। अब इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, तो उसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये हमारे पास है आयरन पेंटा कार्बोनिल और इसको हमने ट्रीट किया है सोडियम अमलगम के साथ में। तो इस रिएक्शन के अंदर आयरन पेंटा कार्बोनिल को ट्रीट किया गया है 1% सोडियम अमलगम के साथ में, जिसके बाद में हमारे पास फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट का। और ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है सोडियम टेट्रा कार्बोनिल फेरेट, जो कि एक सोल्ट लाइक कंपाउंड होता है। तो यहाँ तक कि ये जो रिएक्शन है ये रिप्रेजेंट करती है सोडियम टेट्रा कार्बोनिल फेरेट के प्रिपरेशन मेथड को। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और इसमें हम देखेंगे कैसे हम इस रिएजेंट का यूज कर सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड के सिंथेसिस में। और उन डिफरेंट कंपाउंड्स में आते हैं कीटोन्स, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड्स और एस्टर। तो ये आपको डिफरेंट कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं जिसका सिंथेसिस हम कर सकते हैं सोडियम टेट्रा कार्बोनिल फेरेट की हेल्प से, या फिर आप बोल सकते हो कोलमन्स रिएजेंट की हेल्प से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इस रिएजेंट के साथ में एल्किल हैलाइड की। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम सोडियम टेट्रा कार्बोनिल फेरेट को ट्रीट करते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में, तो यहाँ पर क्या होता है इस तरीके का हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो प्रोडक्ट है ये काफी सारी जो रिएक्शंस होती है या फिर जो काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस होती है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर, उनके अंदर एज ए फर्स्ट स्टेप यूज किया जाता है।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सोडियम टेट्रा कार्बोनिल फेरेट है, जब हम इसको ट्रीट करते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे हमने फर्दर आगे ट्रीट किया है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ट्रीट करते हैं, देन इसके बाद में हम इसे ट्रीट करेंगे एल्कीन के साथ में। और ये जो रिएक्शन है ये इस तरीके से प्रोसीड होती है और फाइनल स्टेप के अंदर होता है हाइड्रोलिसिस और उसके बाद में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो है कीटोन। तो इस तरीके से आपको ये केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है जिसमें हमने यूज किया है सोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट का। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इन सभी कंपाउंड की एक जनरल आउटलाइन देखेंगे कैसे हम इनका सिंथेसिस कर सकते हैं सोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट का यूज करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम एल्डिहाइड की कि कैसे हम एल्डिहाइड का सिंथेसिस कर सकते हैं कॉल्मन्स रिएजेंट का यूज करते हुए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो कॉल्मन्स रिएजेंट है, जब हम इसको ट्रीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, देन उसके बाद में हम इसका करवा देते हैं हाइड्रोलिसिस। तो इस रिएक्शन में आप देखोगे कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स के बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड इंसर्ट हो जाती है और उसके बाद में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड का। तो इस तरीके से आप सोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट का यूज करते हुए एल्डिहाइड का सिंथेसिस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड आता है कीटोन। तो कीटोन के सिंथेसिस के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट है इसको हम ट्रीट करते हैं एसिल हैलाइड के साथ में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ट्रीट करेंगे एसिल हैलाइड के साथ में, जिसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर एसिल आयरन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद में जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है कीटोन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कीटोन है इसका फॉर्मेशन होता है सोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट के साथ में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट को ट्रीट करवाना पड़ेगा एसिल हैलाइड के साथ में। अब नेक्स्ट हमारा कंपाउंड आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के सिंथेसिस के लिए हम क्या करेंगे, जो सोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट है इसको हम ट्रीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका इंसर्शन होगा और उसके बाद में होगा हाइड्रोलिसिस और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से हम सिंथेसिस कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का विद द हेल्प ऑफ कोलोमन रिएजेंट। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड आता है अमाइड्स। अब हम देखेंगे कैसे हम अमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं सोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट की हेल्प से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे सोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट का फॉर्मूला और इससे अगर हमें अमाइड का फॉर्मेशन करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे ट्रीट करेंगे नाइट्राइल के साथ में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो नाइट्राइल है वो अमाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोलिसिस के बाद में और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अमाइड। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी जब हमें फॉर्मेशन करना होगा अमाइड का। नेक्स्ट और फाइनल हमारे पास कंपाउंड आता है एस्टर्स। तो एस्टर का हम फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशन पर, क्योंकि उसी सेम रिएक्शन के अंदर क्या हो सकता है, एस्टर का भी फॉर्मेशन हो सकता है और कीटोन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो एस्टर का फॉर्मेशन डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशन पर। तो ये थी हमारी कुछ केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, जो सोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट है इसका यूज किया जाता है डिफरेंट कंपाउंड के सिंथेसिस में, जैसे कि कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड या फिर एस्टर। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर सोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट को लेकर और इसी के साथ हमारा ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।